हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज की, जो आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे, जिसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एचएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की, करनाल पटवारी या फिर ग्राम सचिव की, तो आपको पता है आपके एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो इन सभी एग्जाम के अंदर आपको ये सीरीज हेल्प जरूर करेगी। Students, if you are new at IT Tech PM, then do subscribe to channel and hit the bell icon for new videos update. Also like and share to this video with your friends. So, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। कंप्यूटर वर्ड किस भाषा से लिया गया है? तो कंप्यूटर वर्ड आपका लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लेटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट को थोड़ा भी पढ़ा है तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आई थिंक आंसर पता होगा। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वर्किंग कंप्यूटर डेवलप किया था, जिसका नाम क्या था? डिफरेंस इंजन, या फिर इसी को हम एनालिटिकल इंजन भी कहते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया था? तो आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। एडवर्ड रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर का फादर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर मीन्स पीसी। नेक्स्ट है हमारा, सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। तो यहाँ से आप ये भी पॉइंट्स याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। पहला कंप्यूटर इनमें से किस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम किया गया था? तो वो किया गया था हमारा मशीन लैंग्वेज के अंदर। हमेशा ये याद रखना कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है, और मशीन लैंग्वेज के अंदर 2 लेटर होते हैं, 0 और 1। 2 लेटर की वजह से इस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखना, मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज सेम ही मीनिंग है दोनों का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनमें से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर को समझ आती है मशीन लैंग्वेज, तो हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखते हैं। पहले मैं आपको लैंग्वेज ही बता दूं, 2 तरह की आपकी लैंग्वेज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज यूज़र को समझने में मुश्किल होती है और इसके अंदर कोडिंग करना भी यूज़र के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कंप्यूटर इस लैंग्वेज को इजी से समझ सकता है। तो लो लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं आपके मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं आपके, जैसे आपने सुना होगा जावा, सी, C++, .NET। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के। तो आपके 2 तरह की लैंग्वेजेस हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए मशीन लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है, तो आपका आंसर होगा लो लेवल लैंग्वेज। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है LLL, LLL क्या होता है? तो लो लेवल लैंग्वेज। अगर पूछा जाए असेंबली लैंग्वेज किसका एग्जाम्पल है, तो लो लेवल लैंग्वेज। अगर बाकी किसी लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है तो ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज के। तो अभी हम बात कर रहे थे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है, तो हम अगर कोड बाकी किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं तो कंप्यूटर को उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन कोड के अंदर। तो उसके लिए कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर यूज़ किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। आप देख सकते हो असेंबलर, असेंबली, तो यहाँ से आपको इजी से याद रहेगा। बाकी दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ किए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो आप ये यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा डिवाइस हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक गेम के लिए यूज़ होता है। अगर आप गेम्स खेलते हो तो वहाँ पे हम जॉयस्टिक को यूज़ करते हो, और ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, CD ड्राइव, CD को डालने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए हम CD ड्राइव का यूज़ करते हैं। CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है आपकी। NIC कार्ड, NIC कार्ड हमारा कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। NIC कार्ड की हेल्प से ही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ पाता है। NIC कार्ड की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड।
तो इसका हमारा आंसर होगा, अगर कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट करना है तो आपको किस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, मोडम की। तो मोडम की भी आप फुल फॉर्म याद रखना, मोडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन और मिलेगा मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, तो ज़्यादातर बच्चे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के ऊपर टिक कर देते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखना मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज लाइट पेन? लाइट पेन क्या है? लाइट पेन आपका एक इनपुट डिवाइस है, और किस तरह का इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो आपका आंसर होगा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यही पूछ लिया जाता है यूनिवैक किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन के कुछ और कंप्यूटर्स के बारे में हम देख लेते हैं। एक हमारा होता है ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा EDVAC। EDVAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM 701 और IBM 650, ये आपके एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के। आप इन सभी एग्जाम्पल्स को जरूर याद रखना। इनमें से कोई भी एक कंप्यूटर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये किस जनरेशन का है, तो आप इन सभी कंप्यूटर्स के नेम और विद फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CD-ROM स्टैंड्स फॉर। CD-ROM की फुल फॉर्म क्या है? CD-ROM की फुल फॉर्म होती है, अभी मैंने आपको बताया था, CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, और ROM होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी। तो आपका आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ALU इज। ALU क्या है? यहाँ से आपको ALU की फुल फॉर्म बतानी है, तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन ऑप्शन में से कौन सा हमारा CPU का पार्ट है? CPU के 3 पार्ट होते हैं हमारे, यहाँ से पहले हम देख लेते हैं। CPU का पार्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? CU, ALU और MU। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट, इसी को हम नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो ये आपको पता होगा। साथ ही साथ हम CPU को हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अगर एग्जाम में हार्ट या ब्रेन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा CPU। लेकिन अगर पूछा जाता है नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं कंप्यूटर का, तो आपका आंसर होगा CU। तो CPU के अंदर 3 यूनिट्स कौन कौन सी है? CU, ALU और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करती है, इसीलिए इसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ALU जितने भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करती है ALU यूनिट। नेक्स्ट हमारा मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे CPU के अंदर कौन सी मेमोरी होती है? RAM। एग्जाम में कई बार मेमोरी यूनिट को ना मेंशन करके रैम को मेंशन कर दिया जाता है, वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कंट्रोल यूनिट, ALU और रैम। तो आपके आंसर हो जाएंगे CPU के ये 3 यूनिट्स हैं, यहाँ से आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मतलब जिसके अंदर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को कंबाइन कर देते हो ताकि आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सको कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब ही क्या होता है? जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को या हार्डवेयर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दे ताकि आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सको, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नेटवर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सबसे ज़्यादा हम कौन से रिसोर्स को शेयर करते हैं? सबसे ज़्यादा हम शेयर करते हैं प्रिंटर को। नेक्स्ट हमारा है VGA इज। VGA क्या है? वैसे VGA क्या होता है आपका, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है। VGA होता क्या है? अगर आपको अपने मॉनिटर को CPU के साथ कनेक्ट करना है, CPU हमारा ब्रेन होता है, जितनी भी प्रोसेसिंग है सारा का सारा काम CPU करता है। तो हमारे हर एक पेरिफेरियल डिवाइसेस, हर एक कंप्यूटर के डिवाइसेस किससे कनेक्ट होते हैं? CPU से कनेक्ट होते हैं। तो मॉनिटर को CPU के साथ जोड़ने के लिए हम किस पोर्ट का यूज करते हैं? VGA पोर्ट। ये एक पोर्ट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे VGA पोर्ट की फुल फॉर्म पूछी गई है, इसका आंसर होगा आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे। यहाँ पे आपको 2 आंसर मिलेंगे, एरे और ऑप्शन मिलेंगे, एरे और अडेप्टर। तो हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एरे है या फिर अडेप्टर है, आपको याद रखना है वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है इसका आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
जंक मेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक मेल को हम क्या कहते हैं? जंक मेल को स्पैम मेल कहा जाता है। अनवांटेड मेल्स जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उन सभी मेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पैम मेल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी। ये भी हमारा किससे रिलेटेड है? ईमेल से रिलेटेड है। अगर मैं आपको ईमेल की फुल फॉर्म बताऊं तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पे बीसीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है। बीसीसी की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी से हमारा एक और हमारा इसके अंदर ईमेल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने किसी को भी मेल सेंड किया तो आपको वहाँ पे 2 के बाद 2 ऑप्शन मिलते हैं। 2 में हम उसका एड्रेस डालते हैं जिसके पास हमें मेल सेंड करनी है। तो 2 के नीचे ही आपको एक बीसीसी का ऑप्शन मिलता है, एक सीसी का ऑप्शन मिलता है। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी होता है हमारा कार्बन कॉपी। यूज इसलिए करते हैं इन दोनों को, अगर आपको सेम मेल को एक से ज़्यादा यूजर्स के पास भेजना है तो आप उसके लिए बीसीसी या फिर सीसी का यूज कर सकते हो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सीसी में क्या है, आपने जिन जिन के पास मेल सेंड की है उन सभी रिसीवर को पता चलेगा कि ये मेल किस किस के पास सेंड हुई है। लेकिन बीसीसी के अंदर रिसीवर को बाकी किस दूसरे रिसीवर्स का ईमेल एड्रेस नहीं शो होगा कि मेल किस किस के पास भेजी गई है, इसीलिए इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कंप्यूटर के कुछ टाइप्स बता देती हूँ। कंप्यूटर के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है हमारा मिनी कंप्यूटर, नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट है हमारा सबसे बड़ा सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर। इन चारों कंप्यूटर्स में मेन डिफरेंस क्या होता है? सीपीयू स्पीड का और मेमोरी का। मैंने ये सीक्वेंस में लिखे हैं। सीक्वेंस में क्या है कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू स्पीड भी स्लो होती है एज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स, और मेमोरी भी कम होती है। फिर मिनी कंप्यूटर के अंदर माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा मेमोरी होगी और माइक्रो कंप्यूटर से सीपीयू की स्पीड भी ज़्यादा होगी। सेम मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में सीपीयू की स्पीड ज़्यादा होगी, मेमोरी की स्पीड भी ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा जो मेमोरी की स्पीड और सीपीयू की स्पीड होती है, यानी कि सबसे फास्टेस्ट जो कंप्यूटर होता है वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो एक ही यूज़र ने ऑपरेट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सीपीयू और मेमोरी की स्टोरेज मिलती है। नेक्स्ट अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो अगर हम एक सर्वर बनाना है, सपोज आप किसी कॉलेज में काम करते हो, आपको क्या करना है, एक कंप्यूटर को सर्वर बनाना है और बाकी जहाँ पे बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं उन सभी कंप्यूटर्स को क्लाइंट बनाना है। तो आप अपने कंप्यूटर की स्पीड थोड़ा फास्ट रखोगे और मेमोरी भी ज़्यादा रखोगे। तो जहाँ पे भी नेटवर्किंग करनी है वहाँ पे हम मिनी कंप्यूटर का यूज़ कर लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ बैंक्स के अंदर होता है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, ज़्यादा कस्टमर्स के साथ डीलिंग होती है, इसलिए वहाँ पे सीपीयू की स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। एज यू नो, मैंने अभी अभी बताया आपको, मिनी कंप्यूटर की स्पीड जो होती है या मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से फास्टर है। तो यही हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है? स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो उसकी कैपेसिटी होती है 1.44 MB। और फ्लॉपी डिस्क को कई बार एग्जाम में FD लिख के पूछ लिया जाता है, तो FD की फुल फॉर्म होगी फ्लॉपी डिस्क। सेम ऐसे आ जाता है फ्लॉपी डिस्क FDD, तो FDD की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसके अंदर हम फ्लॉपी डिस्क को रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर हम क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा यूज करते हैं? मैंने अभी आपको ये सारे एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाना है, नेटवर्किंग करनी है और नेटवर्किंग के अंदर अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाना है, तो हम मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्वर नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया क्लाइंट कंप्यूटर के बारे में।
क्लाइंट कंप्यूटर क्या होगा आपका? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्यों? क्योंकि क्लाइंट कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, डेटा के लिए रिक्वेस्ट करनी है सर्वर के पास और सर्वर उसको डेटा प्रोवाइड करेगा। मींस उसको दूसरों को सर्विसेज नहीं देनी है। क्लाइंट कंप्यूटर को एक ही सिंगल यूजर ऑपरेट करता है, इसलिए क्लाइंट कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक कंप्यूटर को हम सर्वर बना देते हैं और ये कंप्यूटर बाकी सभी कंप्यूटर्स को सर्विसेज देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। Where are data and program stored when a processor uses them? प्रोसेसर जब डेटा या प्रोग्राम को यूज करता है तो उस डेटा और प्रोग्राम को कहाँ पे स्टोर करता है? देखिए आपको पता होगा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। मेमोरी कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। हमारी मेन मेमोरी कह सकते हो या प्राइमरी मेमोरी कह सकते हो, और दूसरा हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। दो तरह की आपकी मेमोरी होती है। लेकिन जब प्रोसेसर का मतलब यहाँ पे है सीपीयू, जब सीपीयू डेटा या प्रोग्राम के साथ काम कर रहा है तो उस डेटा और प्रोग्राम को कहाँ पे स्टोर करता है? मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डैश रिप्रेजेंट्स रो फैक्ट्स वेयर एज डैश इज अ डेटा मेड मीनिंगफुल। किसे हम रो फैक्ट कहते हैं और किसे हम एक मीनिंगफुल डेटा कहते हैं? तो डेटा को हम रो फैक्ट्स बोलते हैं और इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? मीनिंगफुल डेटा। अगर आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी हो तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम डेटा देते हैं इनपुट के तौर पर, और कंप्यूटर क्या करता है? उस डेटा को प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन एज अ आउटपुट। तो आपका जो डेटा है, आप कंप्यूटर को रॉ फैक्ट्स देते हो, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और आपको एक मीनिंगफुल डेटा देता है जिसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस वैक्यूम ट्यूब एज अ बेसिक कंपोनेंट? किस कंप्यूटर जनरेशन के अंदर हम वैक्यूम ट्यूब को एज अ बेसिक कंपोनेंट यूज करते थे? तो देखिए आपकी कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन्स हैं और वैक्यूम ट्यूब यूज होता था फर्स्ट जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उनके अंदर बेसिक कंपोनेंट आपका क्या रहता था? वैक्यूम ट्यूब रहता था। अगर हम बाकी जनरेशन्स की बात करें, बाकी 4 जो जनरेशन है आपकी, उनकी अगर हम बात करें, उनके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स क्या रहता था? तो कंप्यूटर के साइज को कम करने के लिए और स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स के साथ। फिर थर्ड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया आईसीज के साथ। आईसीज होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारी आई वेरी लार्ज स्केल आईसीज, जिनको हम VLSI भी बोल देते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूज होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ से आप ये सभी पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं आईसीज कौन सी जनरेशन में यूज होती है, तो आपका आंसर होगा थर्ड जनरेशन के अंदर। ट्रांजिस्टर आपके सेकंड जनरेशन में यूज होते हैं। VLSI या फिर वेरी लार्ज स्केल आईसीज किस जनरेशन में यूज होती हैं? फोर्थ जनरेशन के अंदर। और अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसीज किस जनरेशन में यूज होती है? फिफ्थ जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। किस जनरेशन के अंदर हम बैच प्रोसेसिंग का यूज करते थे? तो बैच प्रोसेसिंग का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन के अंदर। मतलब डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या किया जाता था? सारे के सारे डेटा का बैच बना लिया जाता था और फिर प्रोसेस किया जाता था। तो ये वाला सिस्टम किस में यूज होता था? फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इन विच जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड? देखिए यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम ही थर्ड जनरेशन में आए थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट इट मींस बाद में ही आया होगा थर्ड जनरेशन के बाद। तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में आए थे और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट या फिर रियल टाइम या नेटवर्क और टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट किस जनरेशन से आया था? आपका फोर्थ जनरेशन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वर बिल्ट। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस जनरेशन में आया था? थर्ड जनरेशन में। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन से आया था? जो हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, इंटेल कंपनी माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन करती है। इंटेल कंपनी का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? 4004। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन से हमारे स्टार्ट हुए हैं? फोर्थ जनरेशन के से हमारे स्टार्ट हुए हैं। और सबसे फर्स्ट जो इंटेल कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर था वो 4004। और कितने बिट का था ये हमारा प्रोसेसर? 4 बिट का ही हमारा प्रोसेसर था। और अगर अभी हम लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो जैसे हमारा i3 चल रहा है, i5, i7, तो ये हमारे लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। ये भी इंटेल कंपनी के ही हैं। पेंटियम 4, ये सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर के एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चंस।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आगे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसी तरीके की नई वीडियोस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपने व्यूज़ देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इन वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।